आपका व्यापार सिस्टम से बड़ा होगा, कड़ी मेहनत से नहीं। मैं विशाल सिंह, गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से अपना बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग और कुछ हटके जो अभी तक हमने शायद डिस्कशन नहीं किया। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री के बारे में, और वो इंडस्ट्री है रिटेल। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली उन रिटेलर्स के लिए कि जो लोग अपना दुकान लेकर बैठे हैं और चाहते हैं कि वो भी अपनी दुकान को 2, 5, 10 या 20 दुकानों के अंदर उस बिजनेस को लेकर जाए और साथ साथ में इस इंडिया के अंदर अपने पूरे व्यापार को फैलाए। तो आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे एस के बारे में जो एक रिटेल बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने की ताकत रखता है। और दुनिया के बहुत सारे रिटेलर जो है, जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े अपने बिजनेस किए हैं, उन सब लोगों ने ये 6 एस का यूज करके अपने व्यापार को बड़ा किया है। तो चलिए आज मैं वही 6 एस के बारे में आपको बताता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो जानते हैं वो 6 एस कौन से हैं? तो चलिए शुरू करते हैं ये 6 एस के बारे में, जो आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। जिसमें सबसे पहला एस है स्टॉक। जी हाँ, आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टॉक। अगर आपके वहां पर ज्यादा स्टॉक हो गया है तो भी आपको नुकसान होगा, अगर आपके वहां पे कम स्टॉक है तो भी आपको नुकसान होगा, अगर आपके वहां पर एक्सपायरी स्टॉक है तो भी नुकसान होगा। तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले एक बढ़िया तरीके से अपने स्टॉक को मैनेज करना है, बढ़िया तरीके से आपकी इन्वेंट्री को हैंडल करना है। तो कैसे स्टॉक का मैनेजमेंट हम करें? तो स्टॉक का मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी आप परचेजिंग करें तो फोरकास्टिंग के हिसाब से परचेजिंग है। फोरकास्टिंग का मतलब है कि पूर्वानुमान, कि आपने जो डेटा अभी तक कलेक्ट किया है कि पिछले सीजन में आपका कितना व्यापार हुआ है, क्या आपके वहां पर बिक रहा है, क्या मंगाना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपने स्टॉक को मंगाइए। ना कि जो आपको अच्छा लगे या जो सेल्समैन आपको बेचने हैं वो आप खरीद लीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, इससे आपको नुकसान होगा, आपका प्रॉफिट जाएगा। दूसरा, आपको खास ध्यान रखना स्टॉक मेंटेन करने टाइम पे कि आपको रेगुलर प्रोडक्ट 80% आपको रखना है, 20% आपको न्यू प्रोडक्ट ट्राई करना है जो आप कुछ नया कोशिश करना चाहते हैं। तो 80-20 का आपको नियम हमेशा ध्यान रखना है स्टॉक को मैनेज करने में। तीसरा, स्टॉक को कैटेगराइज कर दीजिए कि आपका कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो है, कौन सा डेड है, कौन सा डैमेज है, जिससे उस स्टॉक को लेकर आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। चौथी और पांचवी चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है, स्टॉक को मैनेज करने का ये 2 फॉर्मूला आप याद रखिए, जिसमें पहला फॉर्मूला है फीफो। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, एंड दूसरा है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। मतलब कि पहले जो आता है वो पहले जाना चाहिए, या फिर जो लास्ट में आता है वो पहले जाना चाहिए। तो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको ये 2 फॉर्मूला यूज करना है, फीफो एंड लीफो। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक को बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ऐसा है और वो है सिस्टम। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस सिस्टम से बड़ा होगा, कड़ी मेहनत से नहीं। तो सिस्टम आपको ध्यान रखना है, आपके वहां पर अपने कुछ सिस्टम ऐसे होने चाहिए जिससे आपके बिजनेस को ऑटोमेटिक करने में आपको मदद मिले। तो कौन कौन से सिस्टम आपके स्टोर में होना चाहिए? तो सबसे पहला है आपके वहां पर टाइमिंग का सिस्टम होना बहुत जरूरी है, आपके ग्राहकों के लिए और आपके स्टाफ के लिए। जी, बहुत सारे रिटेलर है ना, आपके स्टाफ तभी आते हैं जब आपके कस्टमर आते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आपके स्टाफ का और आपके कस्टमर का टाइमिंग अलग कीजिए, जो बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके कस्टमर को आपके लिए बहुत नेगेटिविटी फील होती है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग चेकलिस्ट बना लेना है कि आपका स्टोर ओपन कैसे होगा और आपका स्टॉक क्लोज कैसे होगा। और इस तरीके से आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग का चेकलिस्ट आपके पास में होना बहुत जरूरी है, जो एक सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। तीसरा है स्टोर का क्लीनिंग का भी सिस्टम आपके पास होना चाहिए। बहुत जगह देखा हुआ है, पूरा स्टोर क्लीन हो गया, डस्टबिन क्लीन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके लिए कहीं पर लिखा हुआ नहीं था कि डस्टबिन भी रोज क्लीन करना, और एक दिन बंदा भूल जाता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, उसकी भी क्लीनिंग का चेकलिस्ट बनाइए। मॉर्निंग ब्रीफिंग का आप एक सिस्टम बनाइए कि रोज आपके वहां पे 5 या 10 मिनट की स्टैंडिंग मीटिंग होगी और सबको सबका काम डेलीगेट किया जाएगा। और ये सिस्टम आपको बनाना बहुत जरूरी है। आपके वहां पे आपके कस्टमर के कंप्लेन का सिस्टम भी होना चाहिए कि आपका कस्टमर जब आपके वहां पर आता है, उसको कोई इनकन्वीनियंस होता है, कहीं पर दिक्कत होती है, तो वो कहाँ पे कंप्लेन करे, किसको शिकायत करे। तो वो शिकायत के लिए भी आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपका कस्टमर अपनी प्रॉब्लम्स को आप तक पहुंचा सके। तो ये सिस्टम आपको बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जो बना सकते हैं, बट इतने सिस्टम तो मिनिमम आपके वहां पे होना जरूरी है। तीसरा है स्टाफ। जी हाँ, आपके वहां पे तीसरा एस है जो है स्टाफ। स्टाफ में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जब भी हायरिंग करनी है अपने स्टाफ का, तब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। और वो है कि सबसे पहले जब भी आप हायरिंग करें, तब ध्यान रखना एक्सपीरियंस से ज्यादा
आप ये ध्यान रखें कि उसके अंदर कितनी इच्छा है, कितनी उसके अंदर धगस है, कितनी उसके अंदर लालसा है आगे बढ़ने की, कितने उसके सपने हैं। उसका विल देखिए, ना कि स्किल, क्योंकि स्किल सिखाया जा सकता है, विल सिखाया नहीं जा सकता है। तो स्किल मत देखिए, विल देखिए। आप अपना विजन शेयर कीजिए, जब भी अपने स्टाफ को आप अपना हायरिंग करें, विजन शेयर कीजिए और उसका विजन भी पूछिए। उसको पहले से ही क्लियर कर दीजिए कि भाई तुम्हें क्या-क्या करना पड़ेगा उससे। अगर झाड़ू मरवाना है, पोछा करवाना है, तो भी आप उसको पहले से ही क्लीन कर दीजिए। बाद में उसको ये ना कहना पड़े कि भाई आपको ये काम भी करना पड़ेगा। तीसरी चीज, उसको फ्यूचर बता दीजिए कि भाई तुम मेरे यहाँ पे 2-5 साल रुकते हो तो तुम्हारे कहाँ तक जाने की उम्मीद है। उसको इंसेंटिव, उसका सैलरी, उनकी पॉलिसी पहले दिन से ही क्लियर कर दीजिए, जिससे भविष्य में जाके उसको कहीं पर दिक्कत ना आए। आप उसको ट्रेनिंग जरूर दीजिए। जी हाँ, भाई कई बार मैंने देखा हुआ है, अगर कहीं से कोई अनुभवी स्टाफ आया तो हम उसको बिना ट्रेनिंग किए फील्ड पे उतार देते हैं और वो पुराने सिस्टम से, पुराने तरीके से काम करता है, जो आपके लिए कई बार नुकसान कारक हो सकता है। लास्ट में उसका रिव्यू एंड रिपोर्टिंग जरूर लीजिए। उसको हायरिंग करने के बाद में छोड़ मत दीजिए, उसको रेगुलर रिव्यू और रिपोर्टिंग जरूर कीजिए। तो इस तरीके से आपको टीम को हायरिंग करना है। जब हायरिंग हो जाती है तब खास ध्यान रखना है, आपके वहां पे 4 कैटेगरी के लोग होंगे। सबसे पहले होंगे जिनके पास स्किल होगा, मतलब आता है लेकिन करना नहीं चाहते। दूसरी चीज, उनके पास स्किल नहीं है, मतलब जानते नहीं है लेकिन करना बहुत चाहते हैं। तीसरे होंगे जिनको आता भी है और करते भी है। चौथे वो होंगे जिनको नहीं आता है और करने की इच्छा भी नहीं है। तो ये 4 तरह के लोग आपके वहां पे होंगे। तो उनको हैंडल कैसे किया जाए? जिनको आता है लेकिन करना नहीं चाहते, उनको मोटिवेट कीजिए। जिनको नहीं आता है लेकिन करना चाहते हैं, उनको सिखाइए। और जिनको आता है, जिनको करना, जो करना भी चाहते हैं, जो कर भी रहे हैं, उनको डेलीगेट कीजिए। और जिनको आता भी नहीं है और सीखने की इच्छा भी नहीं है, उनको आप विदाई दीजिए, उनको आप जाने दीजिए। तो इस तरीके से आपके वहां पे आपके स्टाफ का मैनेजमेंट कीजिए, आपके टीम को हैंडल कीजिए। चौथा है सेल्स। जी हाँ, सेल्स आपके कंपनी का और आपके पूरे बिजनेस का बहुत अहम हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना शायद आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो आपको चौथा एस ध्यान रखना है, सेल्स। अब सेल्स के अंदर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है यूट्यूब के अंदर, जहां पर मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन किया है कि डब्ल्यू फॉर्मूला से आपका व्यापार कैसे बढ़ा है। इसको आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, हमारे गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के पूरे हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियो है, जहां पर मैंने पूरा बताया हुआ है। फिर भी अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। पहला कि अट्रैक्टिव डिस्प्ले आपके वहां पे होना जरूरी है। मैंने देखा हुआ है कि जो दिखता है वो बिकता है, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आपका डिस्प्ले अट्रैक्टिव नहीं है तो इससे आपके बिजनेस में बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग आपके वहां पर आना चाहते हैं, लेकिन बाहर से अगर आपका अच्छा नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली आपके वहां पर नहीं अच्छे होंगे। देखिए, एक इंसान की और एक दुकान की पहचान उसकी सबसे पहले बाहरी आवरण से होती है। जी हाँ, तो आपकी दुकान पहले बाहर से कुछ अच्छा दिखना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तब जाकर आपका स्टाफ एंटर, आपका कस्टमर आपके वहां पे आएगा। दूसरा, आपके वहां पर ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए। जी, खास ध्यान रखना है कि आपका बढ़िया स्टोर है, बढ़िया चीज आपने सजा दी है, लेकिन आपका स्टाफ अगर बढ़िया तरीके से ट्रेन नहीं है, उसको बढ़िया तरीके से बातचीत करना नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आपके कस्टमर को दिक्कत होगी और आपके बारे में वो बुरा सोचेंगे और आपको छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना अपसेलिंग। अपसेलिंग का मतलब होता है कि आपके जो भी कस्टमर बिल बना रहे हैं उस बिल को और कैसे बढ़ाया जाए, कुछ और प्रोडक्ट ऐड करके। जैसे कि मानिए अगर वो 5,000 की चीज ले रहे हैं, क्या उसको हम 6,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर 10,000 की चीज ले रहे हैं, क्या हम उसको 11 या 12,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं? जिसको हम कहते हैं अपसेलिंग। दूसरा है क्रॉस सेलिंग। जी हाँ, क्रॉस सेलिंग का मतलब है कि अगर आपके वहां पर आपका फोन का दुकान है, अगर माने कि फोन बंदा लेने आया है, क्या आप उसको फोन के साथ में कवर बेच सकते हैं, चार्जर बेच सकते हैं, ईयरफोन या ब्लूटूथ बेच सकते हैं, उसको म्यूजिक के लिए कुछ हेडफोन बेच सकते हैं। तो ये है क्रॉस सेलिंग। तो इस तरीके से अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग करके आप अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके वहां पर स्कीम एंड ऑफर आपको जनरेट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्कीम और ऑफर के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो हमारे चैनल पे हैं, कि अपने सेल्स को कैसे बढ़ाए, उसके लिए कैसे ऑफर और स्कीम बनाए, जिसमें कॉम्बो ऑफर आता है, पीआर ऑफर आता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑफर हैं जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और ये सारे फॉर्मूला का यूज करके आप अपने सेल्स को बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हैं। पांचवा है सर्विस। जी हाँ, आपके वहां बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास ध्यान रखने वाली चीज है सर्विस। कि अगर सर्विस आपकी बेहतर नहीं है तो शायद आपका कस्टमर एक बार तो आ जाएगा लेकिन आपके वहां पर दोबारा नहीं आएगा। तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर को अटेंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज GUEST, गेस्ट। गेस्ट फॉर्मूला आपके हर एक स्टाफ को पता होना चाहिए और हर एक स्टाफ को इसके बारे में ट्रेनिंग दी होनी चाहिए। इस तरीके से आपके कस्टमर को अटेंड कीजिए। जी मतलब ग्रिड द कस्टमर।
कस्टमर आ रहा है तो पहले उसको बढ़िया था ग्रीटिंग कीजिए, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या फिर कैसे हैं सर, कुछ भी करके एक बढ़िया सा ग्रीटिंग उनकी होनी चाहिए। उसके बाद में उसकी नीड को समझिए, तुरंत अपनी प्रोडक्ट मत बताने शुरू कर दीजिए, आप उसके नीड को समझिए, वो चाहता क्या है, वो क्या लेने आया है, और उसके हिसाब से आप उसके नीड को पहले समझ लीजिए। उसके बाद में आप अपने फीचर्स या बेनिफिट आपके प्रोडक्ट के एक्सप्लेन कीजिए, आपकी प्रोडक्ट शो कीजिए, प्रेजेंटेशन कीजिए और उसके बारे में आप उनको बताइए। ऐसा मतलब है सजेस्ट एडिशनल आइटम। जी हाँ, आपको खास ध्यान रखना है, आपका जब कस्टमर कुछ ले रहा है तो अब जब वो ले चुका है तो थोड़ा कुछ और एडिशनल चीजें आप उनको सजेस्ट कीजिए, जैसे कि सर आपके शर्ट के ऊपर ये टाई बहुत अच्छी लगेगी, सर ये शूज के ऊपर ये सॉक्स बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसे आप उनको एडिशनल प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में उनको थैंक यू बोलना मत भूलिए। जी हाँ, उनको थैंक यू बोलना मत भूलिए। तो आपके टीम में हर बंदे को ये GUEST गेस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए, और इस तरीके से आपके पूरे कस्टमर को आप अटेंड कीजिए, डेफिनेटली आपका कस्टमर इससे बहुत खुश होगा। छठवीं चीज है और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्ट्रेटजी। जी हाँ, आपके वहां पर कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। मैं आपको 8 ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे आपके बिजनेस को आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है प्लानिंग एंड गोल। जी हाँ, आपके बिजनेस का गोल और प्लानिंग आपके स्ट्रेटजी का सबसे अहम पार्ट है। अगर आपका गोल और आपका प्लानिंग नहीं है तो शायद आप अपने बिजनेस को भविष्य में बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आपके बिजनेस को बड़ा करने की बारी आती है तब आपको लीगल जाना पड़ेगा, आपको व्हाइट में जाना पड़ेगा। आप कैश वाला बिजनेस जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए, नहीं तो आप आपके बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपने बिजनेस और कैश को संभालने के लिए हमेशा अपने दुकान के गल्ले पे बैठना पड़ेगा, और गल्ला छोड़ेंगे नहीं तब तक धंधा बड़ा नहीं हो सकता है। तो खास ध्यान रखना है। तीसरा, आपको खास ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं, और ये सिस्टम आप बनाइए। आपके वहां पर हर चीज की SOPs होती है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, और आपके वहां पे डेलीगेशन होता है, रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। ये सारी चीजें आप बनाकर आपके बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि खास ध्यान रखना, एक दुकान चलाने के लिए आप अकेले काफी है, लेकिन अगर आपको 10 दुकान चलानी है तो आप अकेले काफी नहीं है, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा स्केल करने के लिए। आपको खास ध्यान रखना है, चौथी चीज, आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करनी पड़ेगी अपने बिजनेस को बड़ा करने, क्योंकि आप कितने भी अकेले टैलेंटेड हैं, आप अकेले अपने बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। आपको एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी करनी पड़ेगी, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को अपने वहां पर लेकर आना पड़ेगा। पांचवी स्ट्रेटजी है, आपको स्पेशलाइज बनना है। आप ना जर्नल मत बनो, हर चीज आपके वहां पर मिले ऐसा आप मत बनो, किसी एक चीज के अंदर मास्टर बन जाओ कि मैं ये चीज का माहिर हूँ। खास ध्यान रखना, जनरल डॉक्टर की फीस 200-300 रुपए होती है, लेकिन स्पेशलाइज फीस 500 या 1000 रुपए से शुरुआत करता है। तो आप स्पेशल बनिए, आप किसी भी एक सेगमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए और आप उसमें स्पेशल बनिए। छठवीं चीज है, आपको ग्रोथ करना है तो आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। जी हाँ, खास ध्यान रखना, फ्यूचर जो है वो ब्रांड का है। शायद आज हम लोग भी नॉन ब्रांडेड चीजें अवॉइड करते हैं, आज ब्रांड को हम लेना पसंद करते हैं। तो आज अगर आप अपने बिजनेस को देखना चाहते हैं कि भविष्य में बहुत बड़ा हो, तो आज से आपको ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको लीगल चीजें देखनी पड़ेगी, आपका लोगो होना चाहिए, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी चीजें रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको खास ध्यान रखना है आपके ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। सातवीं चीज है, आपको रूटीन में से फ्री होना पड़ेगा, और रूटीन में से फ्री होने के लिए आपको डेलीगेट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अच्छे लोगों को लेकर आना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा और सिस्टम देकर उनको डेलीगेट करना पड़ेगा, तब आपका बिजनेस जाकर बड़ा होगा। और आठवीं चीज है, आपको खास ध्यान रखना है 90-10 प्रिंसिपल के बारे में, कि आपके शरीर का पूरा हिस्सा जो है वो दिमाग वाला जो है 10% होता है और शरीर होता है 90%, लेकिन आपकी कामयाबी में आपके दिमाग का 90% हिस्सा होता है और बाकी शरीर का खाली 10%। तो आपके दिमाग को डेवलप करने के लिए आप अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए, जिससे आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो आपके दिमाग को खुराक दीजिए, नई चीजें सिखाइए, नई चीजें उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, जिससे आपका दिमाग बढ़िया बनेगा। आपके बिजनेस को डेवलप करने में ये आपका दिमाग बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस में इस 6S का यूज करके आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि जितना भी बड़ा आप चाहते हैं अपने बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि इसी 6S का फॉर्मूला यूज करके पूरी दुनिया में जितने भी रिटेलर्स हैं उन लोगों ने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा किया है, चाहे वो वॉलमार्ट हो, चाहे वो डीमार्ट हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो आप भी अगर चाहते हैं कि भविष्य का वॉलमार्ट या डीमार्ट आप बने, तो आप इस 6S का फॉर्मूला यूज करके आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए, और
मैं और हमारी पूरी टीम आपको इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी हेल्प करेगी। सो मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और आप अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप ये 6 फॉर्मूला का यूज करके आप जरूर कमेंट में बताइए कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और अपने बिजनेस को बड़ा बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।